आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दोस्तों 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने भारत की जनता से एक वादा किया। ये गरीबों को लूटा गया है, ये गरीबों को लौटाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। 2014 के इलेक्शन में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। इसी बात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को इतने ताने मारे कि लोगों को लगा कि अब मोदी सरकार भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। पर आज उस वादे को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन करप्शन फ्री भारत का सपना हकीकत में बदल नहीं पाया। आज हम सब जानते हैं कि भारत में पुलिस ऑफिसर से लेकर बड़े बड़े नेता तक सब रिश्वत लेते हैं। Corruption is something that has always been source of major concern for all Indians. Nothing seems to have changed from 2012. In India, in fact, 40% of the people polled actually said that bribery and corruption is very prevalent. In all the departments of the public education sector, everybody is taking the bribe, no doubt in that. लेकिन दोस्तों जरा सोचो, 70 साल से हम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं, लेकिन आज तक हम इस वायरस को खत्म नहीं कर पाए हैं। तो मैंने पिछले 6 महीनों में 40 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़े, 15 देशों की जीडीपी और करप्शन इंडेक्स का कोरिलेशन निकाला और हर देश को स्टडी किया जो गरीब से अमीर बना, और फाइनली मुझे मिला सिंगापुर। Singapore is just a slum-ridden, overcrowded port. 75% of families live in shacks or squatter huts without toilets or running water. For Singapore, forging an identity and finding stability, security, and success was not going to come easy. A country that looks less like a nation and more like a failed state waiting to collapse. दोस्तों सिंगापुर एक मिराकुलस केस स्टडी इसलिए है क्योंकि ये देश मुंबई जितना छोटा देश है, जिसके पास ना जमीन थी, ना लेबर, ना तेल, ना पैसा, ना इंडस्ट्रीज। सिंगापुर बस एक गरीब लावारिस देश था। 70% से ज्यादा लोग सिंगापुर में झोपड़ी में रहते थे, नदियां नाले बन चुकी थी और बात बात पे दंगे हो जाते थे। Back then, Singapore was one of the most corrupt nations in the world. पर फिर एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जिसने सिंगापुर को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि पूरी दुनिया सिंगापुर की तरक्की को देख के चौंक गई, क्योंकि आज वही सिंगापुर कुछ ऐसे दिखता है। Today, this is our modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. Did you see that? जिन 40 सालों में हम धारावी को लेकर बस बातें कर रहे हैं, ली कुआन यू ने उन्हीं 40 सालों में पूरे देश को ही बदल कर रख दिया। आज सिंगापुर में यूरोप से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन्स जापान से ज्यादा पंचुअल है और वहां का एवरेज आदमी महीने के 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि ली कुआन यू ने सिंगापुर में करप्शन को पूरी तरह खत्म किया। तो सवाल ये है कि सिंगापुर बिना तेल, लेबर और इंडस्ट्रीज के इतना अमीर कैसे बना? ली कुआन यू ने सिंगापुर में करप्शन को कैसे खत्म किया? और सिंगापुर की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। ऑल्सो वी वुड लाइक टू थैंक सुप्रीम कोर्ट लॉयर पंकज यादव फॉर वेटिंग आवर केस स्टडी। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ली कुआन यू का मानना यह था कि लॉ की असली ताकत पनिशमेंट में नहीं बल्कि पकड़े जाने के प्रोबेबिलिटी में होती है। इंडिया में अगर आप करप्शन करते हो तो आपके पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी 1% से कम है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, लुक एट दिस डेटा। 2014 से इंडिया में ईडी ने 6,400 केसेस रजिस्टर किए हैं, लेकिन 6,400 केसेस में से सिर्फ 56 केसेस का ट्रायल खत्म हुआ है, बल्कि 6,300 प्लस केसेस यानी 99% केसेस बस अटके हुए हैं।
बट इन सिंगापुर जो उनका करप्शन प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उनकी कन्विक्शन रेट 98 to 99% है। सो अगर सीपीआईबी साल में 100 लोगों को पकड़ता है, उसमें से 99 क्रिमिनल्स उसी साल जेल जाएंगे, ना कि 20 साल बाद। इसीलिए दोस्तों इंडिया में हमें लॉस की नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन ऑटोनॉमी की जरूरत है, जो नेताओं के दबाव से ऊपर उठकर काम करे। तो सवाल ये है कि इंडिया में ये हो क्यों नहीं पाता। इनफैक्ट इवन आफ्टर अ डेकेड ऑफ मोदी गवर्नमेंट, जब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया तो जस्टिस बुयान सेड, एंड आई कोट, द सीबीआई मस्ट डिस्पेल नोशन ऑफ बीइंग अ केज्ड पैरट एंड इट मस्ट शो दैट इट इज एन अनकेज्ड पैरट। यानी सीबीआई को दुनिया को ये दिखाना होगा कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बिना किसी के दबाव के काम करता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हमारे सीबी और ईडीआई के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2018 में सेक्शन 17A लाया गया। इसके मुताबिक अगर किसी आईएएस ऑफिसर या मिनिस्टर के खिलाफ आपको इंक्वायरी बिठानी हो तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस लॉ को इसलिए लाया गया ताकि ऑफिसर्स को फेक करप्शन चार्जेस से बचाया जा सके, लेकिन एज यूजुअल लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आज ऑपोजिशन के नेता पे चार्ज लगता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, पर अगर नेता रूलिंग पार्टी का हो तो इंक्वायरी का सिर्फ दिखावा किया जाता है और फाइल पेंडिंग रह जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद 121 बड़े नेताओं पर ईडी इन्वेस्टिगेशन करी गई, लेकिन इनमें से 115 नेता यानी लगभग 95% ऑपोजिशन पार्टी से थे। तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किस पर कार्रवाई होगी और किस पर नहीं। पर सिंगापुर ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उनकी एंटी करप्शन एजेंसी सीपीआईबी को सीधा पीएम को रिपोर्ट करने का पावर दिया, और अगर पीएम रिफ्यूज करे तो वो सीधा प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं। प्लस उनके पास इतनी पावर है कि वो आपको ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप एक आम सिटीजन हो या मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 5 लाख है और आपने 5 करोड़ का घर ले लिया तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके पास 5 करोड़ का घर खरीदने का पैसा कहां से आया, एंड यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और अगर कल्प्रिट मर भी जाए तो उनकी फैमिली के प्रॉपर्टी को सीज करके पैसा रिकवर किया जाता है। अब आते हैं थर्ड स्टोरी पर, जो है ली कुआन यू का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों ली कुआन यू समझते थे कि एक देश को चलाने के लिए दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स की जरूरत है, पर बेस्ट ब्रेन्स को अट्रैक्ट करने के लिए सैलरीज भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। अगर आप 7 से 8 करोड़ रुपए कमाने वाले सर्जन या लॉयर को 10 से 20 लाख की सरकारी नौकरी करने बोलोगे तो वो करने नहीं वाला। अगर सरकार को वर्ल्ड क्लास टैलेंट चाहिए तो उसे वर्ल्ड क्लास सैलरी भी मिलनी चाहिए। एंड इफ यू लुक एट द मैथ, एक आईएएस ऑफिसर हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट ऑथराइज करता है, अप्रूव करता है और ओवरसी भी करता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ 7 लाख रुपए है। लेकिन सिंगापुर के एक एंट्री लेवल मिनिस्टर की सैलरी 7 करोड़ रुपए से शुरू होती है। In fact, Singapore's PM is the highest paid government leader in the world with a salary of $2.2 million per annum, which is about 14 crore rupees. इनकी per year salary US प्रेसिडेंट से 4 गुना ज्यादा है। तो ली का ये मानना था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट, टेंडर और विजन एक्सपेक्ट करते हो तो उसको उतनी सैलरी भी मिलनी चाहिए। अगर उसके कॉर्पोरेट दोस्त करोड़ों में कमाकर अच्छे घर गाड़ी में घूमेंगे तो वो भी चाहेंगे कि उनकी लाइफ भी बेहतर हो, तो वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। अगर देश में पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी 1% है तो डर किस बात का, लोग तो करप्शन करेंगे ही। अभी आप बोलोगे कि भाई इंडिया में सैलरी कम है लेकिन हर मिनिस्टर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बिजनेस क्लास फ्लाइट, सर्वेंट्स, घर सब कुछ फ्री मिलता है। इनफैक्ट आईएएस ऑफिसर्स को भी बहुत सारे अच्छे फैसिलिटीज मिलते हैं, तो वो इससे खुश क्यों नहीं होते? वेल, दैट इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। यू नो व्हाट, देयर इज अ बिजनेस वायबिलिटी प्रॉब्लम हियर। दोस्तों आपको पता है कि आज भारत में एक इलेक्शन जीतने की जो अनऑफिशियल कॉस्ट है वो लगभग 10 से 50 करोड़ रुपए है। यस, आपको 10 से 50 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे टू विन एन इलेक्शन। तो एक आम आदमी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगा, और ये ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल कॉस्ट है। ऑफिशियली तो आप इंडिया में फॉर ईच लोकसभा कैंडिडेट 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकते, और आज हम सब जानते हैं कि पॉलिटिशियंस रेवड़ियां बांटने में ही 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ, 10 से 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर आपको 30 से 40 लाख की सैलरी मिले तो आप अपना पैसा कैसे रिकवर करोगे? आप आपका इन्वेस्टमेंट कैसे रिकवर करोगे? आप फ्री बंगलो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गाड़ी से तो अपना इलेक्शन फंड नहीं कर पाओगे, तो आप करोगे क्या? तो ली कुआन यू का मानना यह था कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ इलेक्शन ज्यादा है तो आपके सिस्टम में करप्शन भी बढ़ेगा।
तो उन्होंने इलेक्शन पर स्पेंडिंग लिमिट लगा दी और उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी किया। सिंगापुर में एक वोटर पे आप 250 रुपीज से ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप एक पोस्टर या बैनर भी एक्स्ट्रा लगाते हो तो ऑडिट डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगी। और दूसरी तरफ इंडिया में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होने के बावजूद भी नेता खुलेआम फ्रीबीज बांटते हैं। तो इंडिया में लॉस के नहीं, लॉस के स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं, हमारे कॉस्ट ऑफ इलेक्शन में है, जिसकी वजह से करप्शन बिकम्स नेसेसरी फॉर द पॉलिटिशियंस एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई सिंगापुर वाज एबल टू ग्रो सो फास्ट। तो एक तरफ जहां भारत में हम 40 साल से सिर्फ धारावी रीडेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, वहीं सिंगापुर ने उसी वक्त में ग्लोबल इंडस्ट्रीज को इन्वाइट किया और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किया, जिसकी वजह से वो एक स्लम सिटी से एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन पाए। एक तरफ जहां 74,000 करोड़ के बजट के बावजूद भी हम मुंबई के नाले नहीं साफ कर पा रहे, वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर एक छोटा सा डेस्टिनेशन बिना पानी, बिना लेबर, बिना लैंड और बिना इंडस्ट्री के भी आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना। और ये सब हो पाया एक लेजेंडरी लीडर, एक स्ट्रिक्ट सिस्टम और एक बहुत बड़े विजन के साथ। That is why Singapore's per capita GDP has shot up by 170 times from $516 in 1965 to $88,000 in 2024। और सिंगापुर की इस एपिक ट्रांसफॉर्मेशन से दोस्तों हमें 3 बड़े लेसन्स मिलते हैं। लेसन नंबर 1, लॉयल्टी की कीमत इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वो ड्यूटी कम और बोझ ज्यादा लगे। अगर आप एक लीडर को एक क्लर्क की सैलरी दोगे तो वो अपना पेट भरने के लिए गलत रास्ता ढूंढेगा फॉर श्योर। टैलेंट के लिए एक सही कीमत होनी चाहिए, वरना वो किसी काम नहीं आता। लेसन नंबर 2 इज द डेटरेंस थ्योरी। अगर गलती करने पर पकड़े जाने का डर ना हो तो गलती करने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एंड लास्टली, एवरी नेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर नौकरी पाने की कीमत 50 करोड़ है और सैलरी सिर्फ 1 करोड़ तो उसका रिजल्ट होगा 500 करोड़ का घपला। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एक्सपेंसिव इलेक्शंस कैन नॉट मेक एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।